हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ जी, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। इससे पहले हमने आपका क्या, चेंज ऑफ स्टेट आइस टू वाटर टू स्टीम, और उसके बहुत सारे डेफिनेशंस उसके साथ जो एसोसिएटेड है वो डिस्कस करी थी। आज कर रहे हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर। इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका। सबसे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि आपने ये सुना है कि किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल वाटर, अपने यहां पर सी लेवल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। क्या पहाड़ों पे जब जाते हैं तो क्या वाटर कम टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू होता है? ये बात किसी ने सुनी है? जब हम हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर आपका 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड पे आपका कम टेम्परेचर पर ही वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। सुना है किसी ने? नहीं सुना? किसने सुना है? ठीक। ये सुना है कि पहाड़ों पे आपका जो वाटर है वो कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है ना? अगर नहीं सुना है तो इफेक्ट है, आप आज सर्च करना अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ऐसा उसका कारण क्या है कि ऊपर जाने में बॉइलिंग कम टेम्परेचर पर क्यों होती है, चेक देखते हैं एक बार। आप देखें, अगर ये वाटर है, बॉइलिंग में होता क्या है, बॉइलिंग में आपका जो लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल है, इसको गैसियस में या वेपर में कन्वर्ट होना है। बॉइलिंग का मतलब यही है, लिक्विड से आपका गैसियस में कन्वर्ट होना है। जब आप सी लेवल पर हैं तो यहां पर आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। ये कहां पे? सी लेवल पे। अगर आप इसको किसी हाइट पे लेके गए, आप ये बताएं, माउंटेन के ऊपर जो यहां प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मैंने पी बोल दिया, ठीक है? ये प्रेशर जो पी है, पी नॉट के कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा पक्का। जब भी आप ऊपर जाते हैं, एक तो आपकी वहां पे डेंसिटी एयर कम हो जाती है ना? प्रेशर किससे बनता है? पार्टिकल्स हिट करते हैं उससे प्रेशर बनता है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होती है ना? सांस लेना डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब ऊपर एयर कम हो जाती है, एयर कम है तो पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली कम है, तो हीट कम करेंगे, प्रेशर कम होगा। ये वाला प्रेशर आपका कम है, पी इज लेस देन पी नॉट। अगर किसी चीज को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो आप अपने कॉमन सेंस से बताएं, जब प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा ऊपर से तब उसका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना आसान है, या जब प्रेशर कम लग रहा होगा तब आसान है? हाँ, कम लग रहा होगा। अगर उस चीज को बाहर निकलने के लिए कुछ कोई चीज रोक रही है तो प्रेशर है ना? तो प्रेशर अगर ज्यादा है तो बाहर निकलना डिफिकल्ट है। प्रेशर कहाँ ज्यादा है? यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पर उस लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना आसान है। इसलिए कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, आपका बॉयल करना शुरू कर देता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो आप सिंपल पॉइंट लिखेंगे क्या? ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर या ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, यहां कहा आपने प्रेशर ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस था वाटर का, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट लेट से हमने मान लिया कि 70 डिग्री सेल्सियस है। यहां 100 था, यहां 70 है। प्रेशर यहां पी नॉट था और यहां पी है। आप देखें, अगर प्रेशर घटा है, पी नॉट से पी घट गया, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कुछ तो, ठीक है? आप यहां पे नोट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर इसके लिए मैं एक पीटी ग्राफ ड्रॉ करूं, प्रेशर
वर्सेस टेम्परेचर। P इज प्रेशर और इस साइड में टेम्परेचर ड्रॉ कर रहा हूं। लेट से जो अभी आपने कहा कि P नॉट था, P नॉट के कोरस्पॉन्डिंग लेट से ये पॉइंट है और ये यहां मैं मान लेता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना। अगर मैं प्रेशर कम करता हूं, पहाड़ पे गए प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, तो कहीं यहां पे आ जाएगा। अगर प्रेशर आपका P नॉट से घट गया, इसका मतलब आप पहाड़ पे चले गए हैं और पहाड़ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन सब पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूं इस तरीके से, तो ये जो ग्राफ बना है ये बना है बॉइलिंग पॉइंट के का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है ये हमने देखा। ठीक है, आप ये बताएं, जो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला ही पार्ट है, यहां पे मैं प्रेशर इतना ही रहने दूं और टेम्परेचर इतना कर दूं। देखें ध्यान से, प्रेशर उतना ही रहने दिया है, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही, और टेम्परेचर कम कर दिया है, तो उस केस में जो आपका सब्सटेंस रहेगा वो लिक्विड में होगा, वेपर में होगा, या दोनों का मिक्स होगा। आराम से देख लें, देखें 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, प्रेशर इज अब नहीं आएंगे, यहां पे क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका प्रेशर P नॉट था, यहां बॉयल हो रहा था, तो आप बताएं इस पॉइंट पर ये किस स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा, वेपर में होगा, मिक्स होगा। बंधु बांधवों, जगाओ अपने अंदर के मानुष को, झकझोरो उसको। लिक्विड होगा, कैसे पता लगा? देखो भाई, सिंपल सिंपल सी बात है, आपका लिक्विड है, अगर वो 100 से 90 पे आ गया, प्रेशर वही है, यहाँ पे ही रूम टेम्परेचर पर ही मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल कर रहा है, अब क्या हुआ, आपने टेम्परेचर कम कर लिया 90, तो 90 पे तो बॉयल करता ही नहीं ना, 100 पे करता है, तो सारा का सारा लिक्विड फेज में होगा, तो यहाँ पे लिक्विड में होगा। अगर मैं इसी प्रेशर पर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं और 110 कर दूं, जब 110 कर दिया, जब 100 पे बॉयल करना शुरू करता है, जो मैंने 7-8 डायग्राम बनाए थे, चेन बनाई थी, वहां पे देखिए आप 100 से 100 पे मिक्स रहेगा, 100 पे लिक्विड आपका बॉयल करना शुरू करेगा और 100 पे ही पूरा स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 110 हुआ तो वहां पे लिक्विड स्टेट नहीं होगा, स्टीम होगा। तो ये पहले वाला डॉट है, यहां पे लिक्विड बनेगा। इसके बाद और देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रेशर की बात करूं मैं, अगर इस प्रेशर की बात करूंगा, वो सब बताऊंगा मैं, अब जो पॉइंट बता रहा हूँ बस उस पर वो ध्यान दें। ये समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर होगा तो वो लिक्विड होगा और यहाँ पे आ जाएगा तो वेपर होगा। ये बात समझ में आएगी ना? ये वाटर की बात हो रही है ना, ये वाटर की बात हो रही है। अब मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, लेट्स से P1 है, P1 पर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है। अगर इस केस के लिए मैंने टेम्परेचर को कम किया, तो बताएं यहां पे वो लिक्विड में होगा या वेपर में होगा? वेपर में होगा। अबे बुद्धुओं, इस टेम्परेचर पर वो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, तो उससे से आप कम टेम्परेचर पर ले आए तो क्या होगा, लिक्विड होगा ना, तो लिक्विड होगा। इससे आगे जाएंगे तो वेपर। ऐसे इसके लिए बात करें, यहां लिक्विड और यहां वेपर, कुल मिला के इस लाइन के उस साइड वेपर फेज में रहेगा और इसके साइड लिक्विड में रहेगा, तो ये आपका वेपर फेज होगा। एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ जी बताएं भाई साहब। हम्म।
हाँ तो 100 से ज्यादा हो गया, ठीक है। प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। ये जो लाइन ड्रॉ करी किसकी करी है, ये बॉइलिंग पॉइंट की करी है ना। तो यहाँ पे वो इस टेम्परेचर पर बॉइल करेगा, 100 पे नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया ना, बात करें ना अभी, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने से क्या हुआ, अब वो 100 की बजाय 110 पे बॉइल करेगा, और 110 से नीचे लाते ही आपका लिक्विड, और 110 से ऊपर आपका पेपर, इस तरीके से रहेगा। हाँ जी, वैक्यूम में आपका बहुत जीरो, मतलब इनफैक्ट की कोई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपका सब कन्वर्ट हो सकता है बड़े आराम से। हाइपोथेटिकल है हाँ, बट ये डेफिनेटली है कि किसी भी टेम्परेचर पे वो बॉइल करना शुरू करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइस की मेल्टिंग देखते हैं, मैं सारा लिखवाऊंगा ये, अभी आप सब समझते रहें। जैसे अभी आपने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, अब मैं पूछ रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर पे क्या डिपेंडेंस है, उसी का ही पार्ट चल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस प्रेशर। ये आपका एक आइस क्यूब है, इसी रूम में रखा है। अगर आप उसको प्रेस करते हो, आइस क्यूब को प्रेस करते हो हाथ से, तो क्या वो फास्ट पिघलेगा? इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग आसान हो गई, हाँ कि ना? तो मेल्टिंग आसान होगी, इसका मतलब कम पॉइंट पे ही मेल्ट करना शुरू कर देगा। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे वहां पे क्या हुआ था, वहां अगर मैंने प्रेशर घटा दिया, पहाड़ों पे गए प्रेशर घटा दिया, तो आपका बॉयल होना आसान था। आसान का मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट गया। अगर प्रेशर बढ़ा देता तो निकलना मुश्किल है, तो मुश्किल बॉइलिंग हो गई, तो आप टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहां पे आइस के ऊपर अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ा दिया तो मेल्टिंग आसान हो जाएगी, मेल्टिंग इज इजी, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पीटी। लेट से ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आइस आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है। अब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आप बताएं मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा मतलब इस साइड बढ़ूंगा तो इस साइड आएगा, कहने का मतलब पॉइंट यहां आ जाएगा, क्योंकि वैसे आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपका ऐसे ऐसे जाता ग्राफ, अब ऐसे आएगा। और कम करूंगा तो यहां आ जाएगा, यहां, और आगे जाऊंगा तो इस तरीके से आएगा। सबको ज्वाइन कर दूं, ये जो ग्राफ है आपका, सारे पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस प्रेशर का ये आपका ग्राफ है। ठीक है, अब देखें आप, यहां तक डाउट किसी को नहीं है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट 0, अगर मैं उससे कम टेम्परेचर कर दूं तो बताएं वो पूरी आइस बन जाएगी या पूरा लिक्विड बन जाएगा? आराम से देख लें, अगर 0 उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही 0 से कम टेम्परेचर कर दिया, आइस बन जाएगी ना पूरी, क्योंकि 0 पे वो मेल्ट होती है, 0 से पहले आपका आइस रहेगा, ये आपका आइस है। और यहां ले जाऊं तो 0 से ऊपर आते ही आपका क्या रहेगा? लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां की बात करें तो यहां आइस और यहां लिक्विड या वाटर, आइस लिक्विड आइस, इससे इस साइड सारा लिक्विड फॉर्म रहेगा और इससे सारा इस साइड सॉलिड फॉर्म। ठीक है, अब जो पहले वाला ग्राफ है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैं सिंगल ग्राफ पे ही प्लॉट कर रहा हूं। अगर सिंगल ग्राफ पे प्लॉट करूंगा, ये वाला किसका है बताएं? बॉइलिंग वाला है, ये वाला मेल्टिंग वाला।
बॉइलिंग लाइन के इस साइड आपका क्या रहेगा, वेपर, अभी क्या था, इसके इस साइड लिक्विड, और ये आपकी मेल्टिंग वाली लाइन है तो लिक्विड की साइड सॉलिड। हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग का देख लिया रिलेशन कैसे होता है वाटर के केस में। एक और प्रोसेस होता है आपका, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से वेपर कन्वर्जन नहीं होता, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर कन्वर्जन भी होता है, जिसको आप सब्लिमेशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसी ग्राफ में सब्लिमेशन वाला भी दिखाऊं तो वो लाइन कुछ ऐसे बनती है, उसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ वो यहां पे ऐसे आती है। तो आप देखें इस लाइन के इस साइड क्या है, सॉलिड, और इसके इस साइड क्या है, वेपर। ये पूरा रीजन जो रहेगा, ये पूरा रीजन आपका किसका रहेगा, सॉलिड का। ये पूरा रीजन आपका किसका रहेगा, लिक्विड का। और ये पूरा रीजन आपका वेपर का रहेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर को मैं बोल दूं कि वाटर इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे है, कहने का मतलब मैं कह दूं कि लेट्स से प्रेशर इज 2 atm और टेम्परेचर इज 110 डिग्री सेल्सियस। आपको P और T दे दिया गया है। अगर P और T ग्राफ में आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट बनाएंगे और लेट्स से वो पॉइंट आपका यहां बना, कहने का मतलब यहां पर 110 और यहां पर आपने बनाया 2 atm। आपको किसी भी गिवन प्रेशर और टेम्परेचर के लिए आपका जो सब्सटेंस है वो किस फेज में है, ये बात बताता है फेज डायग्राम। अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने पॉइंट ड्रॉ किया और वो पॉइंट आपका इस रीजन में लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में आपका पार्टिकल, आपका सब्सटेंस है। ठीक है, एक बार यहां तक नोट करें, फिर मैं लिखाता हूं आपको। जो भी डायग्राम है इसमें बस आप ये देख लें, पहले पहले पॉइंट में क्या नोट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ये आपका डायग्राम। ठीक है, और ये आप समझने के लिए अगर ब्रैकेट में कहीं लिखना चाहें कि वहां प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग आसान हो गई, है ना, ये पॉइंट आप लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। सभी ठीक चल रहा है यहां तक, लिख लिया। इस चैप्टर में जितना हुआ अभी तक कल पूरा रिवाइज करके आएंगे सब लोग। हर रोज शुरू के 10-15 मिनट आपसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डन, आदित्य हो गया। यहां पे क्या नोट करना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अपनी भाषा में साथ में क्या लिख लेंगे कि प्रेशर बढ़ने पे, आइस ब्लॉक पे प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग हो जाएगी इजी, और इजी होने के कारण आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया कम। बताएं, करता हूं एक मिनट, हो गया भाई। मेल्टिंग पॉइंट आपके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना, जो ये पॉइंट बनाया है ना, ये आपका पॉइंट शो कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट है। ये सारे के सारे अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट हैं।
ठीक है, लास्ट केस में जो ये सफेद लाइन बनाई थी वो सारे बॉइलिंग पॉइंट थे, यहाँ पे सारे मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग प्रेशर्स पर। हाँ जी बताता हूँ, पहले इतना लिखें, यहाँ तक हो गया। हाँ रंग बिरंगा भी बनाना है, बनाना है बिल्कुल, बनाए इसको। तनुज कितनी अच्छी टी शर्ट पहन गया है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रैक सूट। हाँ, पेरेंट्स आप पे कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना, सुंदर सुंदर कपड़े दिलाना, सारे सुविधाएं देना। ये लो जी। हाँ जी आगे बढ़े आर्यन। ये डायग्राम कैसे बनाया हमने, पहले वाला डायग्राम आपका कौन सा था, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, दोनों को कंबाइन किया और साथ में आपका सब्लिमेशन वाला भी बना दिया है, इसमें आपका डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन होगा, इसी डिटेल में हम नहीं गए पर, ठीक है। तीनों को कंबाइन करके ये आपका डायग्राम बन गया। यहाँ पे आप पॉइंट्स मार्क कर लें, देखें एक बार, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए जो कि कर्व 1 पे है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ये पॉइंट ओ है सेंटर वाला, पहले वाले कर्व का ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी। आपका जो ओ ए कर्व है, जो पहला कर्व है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बॉइलिंग को। और जब भी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, आपका लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। जो आपने वो 6-7 बनाए थे लाइन से, आइस वाटर और स्टीम का, वहां पे आप देखें जब भी बॉइलिंग हो रही है तो आपका कॉम्बिनेशन रहता है, जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा तो आपका लिक्विड जो आपका वाटर और स्टीम का मिक्सचर रहेगा। तो ये लाइन सारी बॉइलिंग की लाइन है। तो ओ ए पर आपका वाटर और स्टीम या फिर लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट लिखेंगे आप नीचे ऐसे करके, क्या, ओ ए लाइन करके, लिक्विड एंड वेपर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ओ ए। यहां पर जब भी कोई पॉइंट रहेगा वो इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो लाइन ओ बी है, ओ बी पर भी दो फेज एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, ओ बी के ऊपर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो आप लिखें ओ बी लाइन पर सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ओसी पे क्या होगा, आदित्य आप बताएं, आदित्य गोयत, ओसी पे क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा, सॉलिड और वेपर, लिखें आप ओसी के आगे सॉलिड एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। जो पॉइंट ओ है आपका वो आप देखें तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, इस पर तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज वेपर, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट।
जो पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट लिखो आप, पॉइंट ओ इज कोल्ड ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट ओ इज कोल्ड ट्रिपल पॉइंट at which all three states, that is solid, liquid and vapor coexist in equilibrium. Point O is क्या है? Triple point at which all states, that is solid, liquid and vapor coexist in equilibrium. तो यहां पर ये जो आपका ट्रिपल पॉइंट बना है, देखेंगे ध्यान से, जो ट्रिपल पॉइंट बना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो मैं लिख रहा हूं. प्रेशर corresponding to pressure corresponding to triple point is P is 6.03 10 की पावर -3 atm और टेम्परेचर इज 273.16 केल्विन. ये प्रेशर टेम्परेचर की वो कंडीशन है जहां पर आपका H2O तीनों फेजेस में, तीनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट करेगा. 6.03 10 की पावर -3 atm एंड टेम्परेचर इज 273.16 केल्विन. 273.16 केल्विन आपका ट्रिपल पॉइंट है. तो फेज डायग्राम का बेसिक मतलब क्या हो समझो आप. फेज डायग्राम का मतलब है एक गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पर आपका सब्सटेंस किस फेज में एग्जिस्ट करता है, इस बात को डायग्राम बताता है. हाँ, वाटर के केस में. हालांकि फेज डायग्राम किसी का भी हो सकता है, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर. ठीक है. तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर में अगर आपको H2O के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है और कितना टेम्परेचर लग रहा है, टेम्परेचर है, इन दोनों बातों का पता हो तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, वेपर में होगा, कोएग्जिस्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा. जो मैंने एग्जांपल दिया था ये 2 atm और 110 डिग्री सेल्सियस का, इसका मतलब ये एक गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन है. ये आपने प्लॉट कर ली इस डायग्राम में. अगर वो पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो आप बोल देंगे कि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. आई बात समझ में. ओ बी वाला, ये लाइन हमने किसके लिए बनाई थी? मेल्टिंग पॉइंट के लिए. मेल्टिंग पॉइंट पे आपका क्या होता है? सॉलिड लिक्विड दोनों होते हैं. तो इस पे यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट दोनों एक साथ करेंगे इक्विलिब्रियम में. ठीक है. अब आप लिखेंगे फेज की डेफिनेशन. फेज, PHASE, फेज की डेफिनेशन लिखेंगे. हाँ जी, लिखें. शाबाश. बोलूं? फेज ऑफ अ सब्सटेंस, phase of a substance is defined as its form which is homogeneous. और भी धीरे. ठीक है जी. phase of a substance is defined as, हाँ जी, और धीरे बोलूं, as its form. अबे रुक जाया करो खागड़ो यार. as its form which is homogeneous, comma, physically distinct, which is homogeneous, physically distinct and mechanically separable from the other forms of that substance. ये कुछ भी खास बात नहीं है. आपके जो लिक्विड, सॉलिड या फिर वेपर जो फेज होता है उसी के बारे में एक सुंदर सी लाइन लिखवाई है. अगला इंपॉर्टेंट है. अगला लिखा फेज डायग्राम.
फेज डायग्राम, phase diagram is a graphical representation. Phase diagram is a graphical representation phase diagram is a graphical representation of the physical states of the physical states of a substance, physical states of a substance under different conditions of pressure and temperature, under different conditions of pressure and temperature. फेज डायग्राम की डेफिनेशन को सब लोग पढ़ेंगे, एक बार बताएं जो आप क्लिक कर पा हो रहा है क्या, है ना। आपको अगर एक गिवन प्रेशर टेम्परेचर हो पता हो तो आपका सब्सटेंस किस फेज में लाई करेगा, ये बात आपको फेज डायग्राम बताता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं अब। हाँ भाई श्लोक, कोई सब क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व करने से पहले आप बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल करके दिखाएं मुझे, वो इसमें यूज होंगे। लेट्स से आपके पास 5 या 5 ग्राम मान लेते हैं, 5 ग्राम वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस और ये आपको लेके जाना है 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी? 5 ग्राम वाटर है, 20 डिग्री सेल्सियस से आपको 70 डिग्री पे लेके जाना है, तो इसमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी? अगर कहीं पे आपको जरूरत पड़े स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर तो कितनी होती है आर्यन? क्या कस आप ही कैसे नहीं पता, आप बताएंगे तनिष? कौन बताएगा? बताएं बेटा। परफेक्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लायक डिफाइन करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। याद नहीं है? मूवी देखिए वो, लायक नहीं खलनायक हूं मैं। यार आप लायक हैं, आपके पिताजी ने इतना सोच समझ के नाम रखा है ना। तो कल याद करके आएंगे, कल जो अब तक कराया है इस पूरे चैप्टर में आपके ऊपर विशेष वो है, नजर है। पूरी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत बढ़िया करेंगे, ठीक है ना। आपको जहां समझ में ना आए बेशक अलग से समय लेना चाहें अलग से समय लें, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, बट आपका रिजल्ट भी स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। हर चैप्टर में आप अलग अलग बच्चे की बारी आएगी। इस चैप्टर ये चैप्टर इसके नाम है लायक के नाम। हाँ जी बताएं भाई कितना आंसर आया? 1/4 आया। 1/4 क्या आया न्यूटन? कितना आंसर? 10.45 आपका जूल में आया है। नहीं कैलोरी में बता दो यार, इतना क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, कैलोरी में डायरेक्ट बता दो। आपका एक ऑप्शन है 0.25 कैलोरी में, 3 का आ गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाया सभी? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आपको समझ नहीं आया? फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास 5 ग्राम है, ये 1 है, और टेम्परेचर कितना है 50। ये 0.25 कहां से आया? अरे भाई साहब ये भी तो ग्राम में है।
भाई साहब हो, मान जाओ तुम। यार ये ग्राम में नहीं है, ये क्या है? कितना आया? 250 कैलोरी। ऐसे एक मत होते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 0.25, 3 जनों का आंसर निकल गया। अगला अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या है? आपके पास 5 ग्राम वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको स्टीम बनानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस ही, तो कितने हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी? मतलब आपको वाटर से स्टीम बनाना है, कोई हीट नहीं देनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं 0। इस इनके इनसे अलावा कोई और आंसर 0 के अलावा? ये बता दें मुझे बस कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसे स्टीम बनानी है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई हीट नहीं देनी पड़ेगी, और बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, तो आप सबने मान भी लिया पीछे वालों ने। हाँ जी, लेटेंट हीट होती है उसके अंदर। लेटेंट हीट क्या होती है आदित्य, बताओ? बेरा नहीं, लेटेंट हीट नहीं, बेरा नहीं भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बात तो वही पड़ेगी, नहीं पता मतलब कुल मिला के। लेटेंट हीट वो होती है छिपी हुई हीट। छिपी हुई क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, तो जो हीट दी है वो किस काम आती है? हाँ, स्टेट चेंज करने के या बोन्स ब्रेक करने के, आप कुछ भी बोले उसको। फॉर्मूला क्या होता है? M × L, डेल्टा Q इज, हाँ जी आदित्य बताएं, आपका कोई लॉजिक बच गया हो तो। हाँ, तो M × L, L इज लेटेंट हीट। अगर 1 यूनिट मास को आपको कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट देनी पड़ती है, अगर M मास है तो इंटू M कर देंगे। लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम। L इज 540 कैलोरी पर ग्राम, ये आपकी रहती है, तो ये आपका आ गया 5 × 540, कितना आंसर आएगा? 2700 कैलोरी। ठीक, तो कुल मिला के जो ये फॉर्मूला था आपका, डेल्टा Q इक्वल टू MS ΔT, ये कब लगता है? जब स्टेट चेंज नहीं हो रही होती, मतलब आपका वोटर से ही वोटर है, बस टेम्परेचर बदल रहा है, और ये कब लगता है? जब आपकी स्टेट चेंज हो रही हो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज होंगे हीटिंग कर्व में। देखते हैं हीटिंग कर्व क्या है, निकलिए। हीटिंग कर्व में क्या करते हैं हम, आपके पास एक सब्सटेंस है, उसको हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाइड, हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब है dQ/dt इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ना, 200 कैलोरी पर सेकंड है ना, हर सेकंड में इसके अंदर आप हीट इसको दे रहे हैं 200 कैलोरी, मतलब रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे केस में आप बताएं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना? जब भी किसी सब्सटेंस को अगर उसका फेज चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, उस टेम्परेचर वर्सेस टाइम के ग्राफ को
आप हीटिंग कर्व बोलते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक सब्सटेंस है, उसको आप हीट एक कांस्टेंट रेट पे सप्लाई कर रहे हैं, इट मींस डी क्यू बाई डी टी इज कांस्टेंट। हीट सप्लाई करने के कारण उसका टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर आपका टाइम के साथ बदलेगा, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसको आप हीटिंग कर्व कहते हैं। अब ये हीटिंग कर्व हम एग्जांपल लेके करेंगे फॉर वाटर। पहले इतना नोट कर लें आप, उसके बाद हीटिंग कर्व बनाएंगे। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े। अब ये हम हीटिंग कर्व किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, बताएं एक बार। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ तो है, बट ये किस सब्सटेंस के लिए, वाटर के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आप मान लें कि शुरुआत में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पे टाइम मान लिया, टाइम इज 0 एंड टेम्परेचर इज -20 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताएं, -20 है शुरू में, अगर आप हीट देंगे तो क्या आइस तुरंत वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी क्या? तो क्या होगा फिर, टेम्परेचर बढ़ेगा, -20 से कहां जाएगा, हाँ -20 से पहले 0 पे जाएगा। ठीक है, कुल मिला के -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस से वो जाएगा 0 डिग्री, आइस पर आपकी आइस ही रहेगी, -20 से 10 तक जाएगी। यहां जब आप इसको यहां से यहां लेके जाएंगे तो हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ, ml बनेगा कि दूसरा बनेगा, एम एस डेल्टा टी। यहां पर स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी। अगर दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं टाइम से, आपने कहा है कि डी क्यू बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हमने रखा है इसको, मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ की शेप क्या होगी, यहां पे टी वर्सेस टी का अगर ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब स्लोप बता रहा है, ये जो टर्म है ना, ये इस ग्राफ का स्लोप बताएगा। और स्लोप ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, इट मींस आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? अब यहां पे बन गई है आइस 0 डिग्री पे, इसके बाद आप फर्दर हीट करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा कि स्टेट चेंज होगी? पहले ये आइस आपका पिघलना शुरू करेगा, जब तक पूरा वाटर नहीं बनेगा 0 डिग्री पे, तब तक आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीट लेता रहेगा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा टाइम के साथ कुछ देर के लिए। ठीक है, हाँ जी, यहां पे ये क्वेश्चन समझ में आई, डी टी बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट समझ में आया, और जो ये टर्म है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ये क्या इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करती है,
स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर किसी लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है भाई, स्टीपनेस लाइन की कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी ना है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ऐसे बनती, यहां बन रही है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली आइस में है। आप बताएंगे विनीत, ये जो लाइन है यहां पर सब्सटेंस किस फेज में होगा? आइस एंड वाटर, मतलब आइस एंड वाटर, आइस प्लस आपका वाटर रहेगा यहां पर, जब तक पूरा वाटर नहीं बन गया। अब पूरा वाटर बन गया 0 डिग्री पे ही, आपकी हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लेट्स से ऐसे बढ़ा। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, आप बताएंगे तनिष, यहां से यहां तक आपका फेज क्या रहेगा? लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आइस प्लस वाटर था, यहां पे सिर्फ वाटर हो जाएगा। ऐसे करते करते वाटर का टेम्परेचर आप देखें लगातार बढ़ रहा है, 100 पे पहुंच गया। 100 पे पहुंचने के बाद आप फिर भी हीट सप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट पे ही आपकी हीट सप्लाई होती रहेगी। ये लाइन फेज को रिप्रेजेंट करेगी, तो फेज कौन सा होगा? वाटर प्लस वेपर। किसने बोला है? किसने बोला है? जिसने भी बोला है ये बात नहीं बोलनी है, ठीक है ना? वो मैं तय करूंगा, टाइम चाहे 2 घंटे फालतू हो जाए। वाटर प्लस वेपर, मुझे पता है यार, समय का मैं ध्यान रखता हूं, अगला ट्यूशन भी आपका। इसके बाद बताएं, फर्दर आप हीट ऐड करेंगे। अब यहां से वाटर प्लस वेपर, सारा वेपर कन्वर्ट हो गया है, हीट करेंगे तो आपका वेपर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये स्टीम का टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, यहां पे स्टीम ही रहेगी, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, इसी को कल आगे बढ़ाएंगे। यहां तक कल रिवाइज करके आएंगे, पहले मैं आते सुनूंगा सबसे। थैंक यू।